नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 13 अक्टूबर 2021 और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो इशू हम आज डिस्कस करेंगे वो पेंडोरा पेपर्स से संबंधित डिस्कस करेंगे। इसमें बेसिक्स भी शामिल करेंगे, ब्लैक मनी से संबंधित। तो जीएस पेपर 3 सिक्योरिटी का एक टॉपिक आपका पूरा कवर हो जाएगा। दूसरा इशू हम डिस्कस करेंगे इंडिया यूएस रिलेशंस से संबंधित, उसमें फोकस होगा काटसा एक्ट पर। और तीसरा इशू हम डिस्कस करेंगे आज फ्री इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित। ये क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेंडोरा पेपर्स से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, पेंडोरा पेपर्स तो एक प्रकार से कंटेक्स्ट है। हमारे सिलेबस का जो टॉपिक इन्वॉल्व है वो है ब्लैक मनी एंड मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित। तो इस इशू में हम हमारे सिलेबस का ब्लैक मनी से संबंधित जो टॉपिक है ना वो कवर कर लेंगे, और वो कवर करने के बाद फिर हम ये कंटेक्स्ट डिस्कस करेंगे पेंडोरा पेपर्स से संबंधित। तो चलिए पहले बेसिक्स कवर करते हैं। आप पहले मुझे एक बात बताइए, ब्लैक मनी से आप क्या समझते हो? ब्लैक मनी का मतलब क्या है? देखो, ब्लैक मनी का मतलब ये है या तो वो पैसा जिसे इलीगल एक्टिविटीज़ की सहायता से कमाया गया है, जैसे बैंक लूट कर, रोबरी करके, ड्रग्स बेच के, मतलब जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की सहायता से पैसा कमाया जाता है वो ब्लैक मनी है। या फिर पैसा कमाया तो लीगल एक्टिविटीज़ की सहायता से गया है, लेकिन उस पर टैक्स नहीं दिया गया है, इनकम छुपा ली गई है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अगर किसी की इनकम है 25 लाख रुपए एक साल में, लेकिन वो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को दिखाता है मेरी इनकम है सिर्फ 10 लाख रुपए और उसी के हिसाब से टैक्स भरता है, 15 लाख इनकम छुपा ली गई उस पर्सन के द्वारा, उस पर टैक्स नहीं दिया गया, उसके बारे में रिपोर्टिंग नहीं की गई इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को, तो वो हो गई ब्लैक मनी। समझ गए? एक तो वो पैसा जो इलीगल एक्टिविटीज़ की सहायता से कमाया जाता है, दूसरा पैसा कमाया तो लीगल एक्टिविटीज़ की सहायता से गया है लेकिन उस पर टैक्स नहीं दिया गया है, तो ये मतलब होता है ब्लैक मनी का। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, ब्लैक मनी से नुकसान क्या होता है? मतलब ऐसा क्यों कि विभिन्न देशों की सरकारें ब्लैक मनी से चिंतित होती हैं और ब्लैक मनी पर लगाम लगाने की कोशिश करती हैं? सबसे बड़ा नुकसान जो होता है गवर्नमेंट को वो रेवेन्यू का होता है। ब्लैक मनी मतलब वो पैसा जिस पर टैक्स नहीं दिया गया है। अब देखो, गवर्नमेंट को वो टैक्स प्राप्त हो जाता तो गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू प्राप्त होता। टैक्स नहीं प्राप्त हो रहा है मतलब गवर्नमेंट को रेवेन्यू का लॉस हो रहा है। अब गवर्नमेंट को रेवेन्यू का लॉस होगा तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा। फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा तो मार्केट से उधार लेना पड़ेगा गवर्नमेंट को। मार्केट से गवर्नमेंट उधार लेगी तो इसका बर्डन इवेंचुअली पड़ता है सिटीजन्स पर ही। काफ़ी बार देखो, लो इनकम के लिए सरकार उधारी लेती है तो हमारी जो आने वाली जनरेशन्स हैं वो भी कर्ज के बोझ तले दबी रहती हैं। नेक्स्ट नुकसान होता है मॉनेटरी पॉलिसी बिकम्स इनइफेक्टिव। अब देखो, आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है हमारे देश में मॉनेटरी पॉलिसी की सहायता से, जैसे रेपो रेट को कम करना या फिर इंक्रीज करना। मेन जो मकसद होता है मॉनेटरी पॉलिसी का वो देखो ये होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट के अवसर पैदा करना, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को बूस्ट करना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंश्योर करना, ये सब चीज़ें। वैसे अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को सरकार की तरफ से मेन टारगेट दिया हुआ है कि आपको इन्फ्लेशन मेंटेन रखनी है 2% से लेकर 6% के बीच। लेकिन देखो, बताने वाली बात यह है मॉनेटरी पॉलिसी का जो इफेक्ट होता है वो लेजिटिमेट मनी पे होता है ना, ब्लैक मनी पे नहीं होता है। तो इकोनॉमी में ब्लैक मनी ज़्यादा हो तो फिर मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव हो जाती है, मॉनेटरी पॉलिसी का इफेक्ट होना बंद हो जाता है। दूसरी चीज़, नेक्स्ट चीज़ है इन्वेस्टमेंट। देखो, किसी देश की इकोनॉमी में ब्लैक मनी ज़्यादा होता है तो इन्वेस्टमेंट कम आती है, क्रेडिबिलिटी जो है उस देश की वो रिलेटिवली इरोड हो जाती है। नेशनल सिक्योरिटी नेक्स्ट पॉइंट है। देखो, ब्लैक मनी की सहायता से जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं उन्हें फंडिंग मिलती है। फॉर एग्जांपल, कश्मीर में आतंकवादियों को फंडिंग मिलती है ब्लैक मनी की सहायता से, और ब्लैक मनी से ही फंडिंग मिलती है नक्सलियों को। तो नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट ब्लैक मनी का इस्तेमाल किया जाता है। इवन इलेक्शंस में भी काफ़ी सारा ब्लैक मनी का इस्तेमाल होता है जिससे इलेक्शंस की जो आउटकम है वो प्रभावित होती है। नेक्स्ट पॉइंट, देखो, करप्शन काफ़ी ज़्यादा होता है ब्लैक मनी से। अब रिश्वत जो दी जाती है ऑफिशियल्स को, जो पर्सन रिश्वत देगा वो अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स में तो नहीं दिखाएगा ना कि मैंने इस ऑफिशियल को इतनी रिश्वत दी, क्योंकि आज के समय में तो रिश्वत देना भी एक अपराध है। तो वो कहाँ से लाएगा? वो ब्लैक मनी ही देगा ऑफिशियल्स को रिश्वत के तौर पर। तो ब्लैक मनी ज़्यादा होती है तो रिश्वतखोरी बढ़ती है। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए ब्लैक मनी से इकोनॉमी पर क्या बुरा प्रभाव पड़ता है।
अभी आप इसमें और भी काफ़ी सारे पॉइंट्स ऐड कर सकते हो, जैसे ब्लैक मनी की वजह से इनइक्वालिटी जो है सोसाइटी में बढ़ती है। मतलब अमीर और ज़्यादा अमीर होता है, गरीब और ज़्यादा गरीब होता है। अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती है ब्लैक मनी की वजह से। इकोनॉमी स्लो डाउन करती है। कुछ लोग ब्लैक मनी जो है वो अपना दूसरे देश में ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो अपने देश की इनकम दूसरे देशों में चली जाती है। और इवन एथिकल एंगल, एथिकल डायमेंशन भी आप ऐड कर सकते हो कि ये वैल्यूज़ के अगेंस्ट है टैक्स चोरी करना। टैक्स अगर लेजिटिमेट ढंग से दिया जाए तो ये देश की डेवलपमेंट के काम आता है। ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो अगर यूपीएससी में पूछा जाए कि ब्लैक मनी से क्या नुकसान होते हैं। अब देखो, नेक्स्ट हम ये डिस्कस करते हैं कि क्या कुछ सरकार की तरफ से किया गया है ब्लैक मनी पर लगाम लगाने के लिए। बहुत सारे स्टेप्स सरकार की तरफ से उठाए गए हैं। जो प्रेजेंट रूलिंग गवर्नमेंट सत्ता में आई शुरुआत में 2014 में, तो एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम फॉर्म की गई थी और ऐसा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार किया गया था। गवर्नमेंट ने 2015 में एक बिल पास किया, अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट्स इम्पोजिशन ऑफ टैक्स बिल 2015। मतलब अब ये बिल एक्ट बन चुका है, 2015 में ये बिल पास हो गया था। इसके अलावा टैक्स डिडक्शन एट सोर्स में सरकार रिफॉर्म्स लेके आई। सरकार की कोशिश ये है, बजाय इसके कि टैक्स रेट्स को इंक्रीज किया जाए, टैक्स बेस को इंक्रीज किया जाए। मतलब सिंपल, बजाय इसके कि कुछ ही लोगों से ज़्यादा टैक्स वसूला जाए, ज़्यादा लोगों से कुछ टैक्स वसूला जाए, ये सरकार की रणनीति है। सरकार ने 2005 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को ज्वाइन कर लिया था। कैशलेस इकोनॉमी की तरफ सरकार का ध्यान ज़्यादा है ताकि ट्रांजैक्शंस सरकार की नज़रों में रहें और टैक्स ना बचाया जा सके उन लोगों के द्वारा जो टैक्स चोरी करते हैं। डिमोनेटाइजेशन सरकार ने इंप्लीमेंट किया। स्विट्जरलैंड पे प्रेशर लगाया दूसरे देशों के साथ मिलके। अब स्विट्जरलैंड जो है वो केस बाय केसेस पर हमसे डिटेल्स शेयर करता है हमारे देश के उन लोगों के अकाउंट्स की जिन पर इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को शक है। अब रियल एस्टेट और बड़ी ट्रांजैक्शंस के लिए पैन कार्ड जो है वो कंपलसरी कर दिया गया है। दूसरे देशों के साथ सरकार डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन कर रही है। तो ये कुछ मुख्य स्टेप्स हैं जो सरकार ने लिए हैं ब्लैक मनी की समस्या को एड्रेस करने के लिए। इसके अलावा देखो और भी काफ़ी सारे एक्ट्स बने हैं ब्लैक मनी पर लगाम लगाने के लिए, जैसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। बाद में इसमें अमेंडमेंट भी किया गया था। देखो, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना, काले धन को सफ़ेद धन में कन्वर्ट करना। सफ़ेद धन मतलब लेजिटिमेट मनी, ब्लैक मनी मतलब इलेजिटिमेट मनी। और ये कैसे किया जाता है? ये वैसे देखो 3 स्टेप्स की सहायता से किया जाता है। सबसे पहले प्लेसमेंट, दूसरे नंबर पर लेयरिंग और तीसरे नंबर पर इंटीग्रेशन। प्लेसमेंट में क्या होता है? प्लेसमेंट में देखो काले धन को सबसे पहले जमा करवाया जाता है बैंकों में, ये सबसे रिस्की स्टेप होता है। और दूसरे नंबर पे होता है लेयरिंग, मतलब जो काला धन बैंकों में एक बार जमा करवा दिया गया है, बाद में उनको इधर से उधर घुमाया जाता है ट्रांजैक्शंस की सहायता से। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, दूसरे अकाउंट से तीसरे अकाउंट में कुछ खरीद लिया, कुछ बेच दिया। मतलब इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होती है लेयरिंग में कि बाद में ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि सबसे शुरुआत कहाँ से हुई थी, मतलब पैसा शुरुआत में आया कहाँ से था। और इंटीग्रेशन में तो वो जो ब्लैक मनी था वो वाइट मनी में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब जिसने भी प्लेसमेंट की थी उस ब्लैक मनी की, वो लेजिटिमेट पेपर्स हासिल कर लेता है, डॉक्यूमेंट्स हासिल कर लेता है, ये दिखाने के लिए कि मेरा जो पैसा है वो वाइट मनी है, ब्लैक मनी नहीं है। मतलब इंटीग्रेशन जो है ब्लैक मनी का वो कंप्लीट हो चुका है। तो ये हमने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बारे में डिस्कस किया और मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में थोड़ा सा जाना। इसके अलावा देखो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018, विजय माल्या जैसे लोग जो भाग जाते हैं इकोनॉमिक ऑफेंस कमिट करके, उनके लिए है ये एक्ट। नेक्स्ट, चिट फंड्स के लिए सरकार बिल लेके आई। और सबसे लास्ट में बिनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट 2016। बिनामी ट्रांजैक्शंस को पकड़ने के लिए और जो कल्प्रिट हैं उनकी प्रॉपर्टी को अटैच करने के लिए, सजा देने के लिए ये एक्ट था, बिनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट 2016। एक्ट तो देखो पहले भी था लेकिन उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता था, तो पुराने 1988 के बिनामी ट्रांजैक्शंस एक्ट को अमेंड किया गया और अब 27 से इसे इम्प्लीमेंट भी किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने ब्लैक मनी से संबंधित कुछ बेसिक्स को जाना। अब आज के आर्टिकल का रुख करते हैं। आज का भी आर्टिकल डिस्कस करने से पहले एक और बेसिक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, व्हाट इज़ टैक्स हेवन? टैक्स हेवन से आप क्या समझते हो? टैक्स हेवन देखो वो कंट्रीज़ हैं या फिर वो रीजन्स हैं जहाँ पर टैक्स रेट बहुत ज़्यादा कम है,
या तो बिल्कुल ही जीरो है या फिर 1% 2% इतनी है। हमारे देश में तो टैक्स रेट काफ़ी ज़्यादा है ना, आपको पता है। 10 लाख से ऊपर इनकम टैक्स रेट 30% है। इसके अलावा कॉर्पोरेट टैक्स रेट भी 25% के आसपास है। लेकिन मॉरिशस जैसे देश टैक्स हेवन है क्योंकि वहाँ पे इनकम पर टैक्स रेट बहुत ही ज़्यादा कम या फिर नील है। इसके अलावा देखो, टैक्स हेवन में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो देश टैक्स हेवन होते हैं ना, वो ज़्यादा जल्दी से किसी इंडिविजुअल की या फिर किसी कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो फॉरेन अथॉरिटीज़ के साथ शेयर नहीं करते। मान लीजिए इंडिया का कोई बिजनेसमैन है, विजय माल्या, उसने अपना पैसा मॉरिशस में ट्रांसफ़र करके रखा है, मॉरिशस की किसी कंपनी में, मतलब या फिर यूँ कह सकते हो मॉरिशस में ही खुद से उसने कंपनी बनाई और उस कंपनी में अपना पैसा डाल रखा है। तो इंडिया की सरकार अगर मॉरिशस को बोलेगी ना, तो मॉरिशस की सरकार ज़्यादा आसानी से इंडिया की सरकार के साथ डेटा शेयर करेगी नहीं। इसलिए बहुत सारे विभिन्न देशों के जो बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस या फिर करप्ट ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो अपना पैसा टैक्स हेवन्स में स्टोर करके रखते हैं। उन्हें लगता है कि टैक्स हेवन कंट्रीज में पैसा स्टोर करके रखेंगे सेफ है। एक तो वहाँ पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा, दूसरा उस देश की सरकार ज़्यादा आसानी से हमारा जो डेटा है वो दूसरे देशों की सरकारों से शेयर नहीं करेगी। इसके अलावा ये टैक्स हेवन जो कंट्रीज़ होते हैं ना, ये कुछ नहीं पूछते। मतलब पॉलिटिशियंस दूसरे देशों के या फिर दूसरे देशों के ब्यूरोक्रेट्स अगर अपना ब्लैक मनी टैक्स हेवन कंट्रीज़ में लेके जाते हैं ना, ये कोई क्वेश्चन नहीं पूछते कि भैया पैसा कहाँ से लाए हो, दिखाओ पैसा आपने जायज़ कमाया है, नहीं कमाया है, कुछ तो दिखाओ। नहीं, ये टैक्स हेवन कंट्रीज़ कुछ नहीं पूछते क्योंकि इनको तो इनकम हो रही है। ये बोलते हैं ले आओ भैया, ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, जितना आप ब्लैक मनी लाना चाहते हो ले आओ, हमें कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछना है। तो ये अमीर लोग क्या करते हैं, इन टैक्स हेवन कंट्रीज़ में अपना ब्लैक मनी लेके जाते हैं जो इन्होंने अपने अपने देश में गलत गतिविधियों से कमाया है या फिर अच्छी गतिविधियों से कमाया है, बट उस पर टैक्स पे नहीं किया है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर हमारे देश में कुछ पॉलिटिशियंस हैं, वो अपना पैसा लेके जाएंगे मॉरिशस में, वहाँ पे कोई शेल कंपनी इस्टेब्लिश करेंगे जिसकी इनकम वो दिखा देंगे कि ये जो ब्लैक मनी है वो उस शेल कंपनी की इनकम है। फिर एक और शेल कंपनी इस्टेब्लिश करेंगे, उस शेल कंपनी से पैसा जाएगा दूसरी शेल कंपनी में, फिर तीसरी शेल कंपनी में, फिर चौथी शेल कंपनी में, ऐसे ऐसे करके लेयरिंग की जाएगी। एक शेल कंपनी से कई सारी शेल कंपनीज में पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा, तब तक ट्रांसफ़र किया जाएगा जब तक कि ये पता लगाना मुश्किल हो जाए कि सबसे पहली बार जो ट्रांजैक्शन हुई थी वो किसकी हुई थी, यानी सोर्स पैसों का कौन है, कौन सा पॉलिटिशियन इन पैसों का सोर्स है, ये पता लगाना मुश्किल हो जाए। तब तक ये पैसे जो है ट्रांजैक्शन होती जाएगी एक कंपनी से दूसरी कंपनी में। मतलब 100 कंपनीज में अगर देखो ट्रांजैक्शन होती रहे तो फिर तो ये पता लगाना मुश्किल हो जाएगा ना कि सबसे पहली बार जो ट्रांजैक्शन ओरिजिनेट हुई थी वो कहाँ से हुई थी, किस पॉलिटिशियन का ये पैसा है। तो पॉलिटिशियन का पैसा भी सेफ पड़ा रहेगा उस टैक्स हेवन कंट्री में, उसका नाम भी नहीं आएगा। तो ऐसे ये लोग अपना जो पैसा है वो छुपा के रखते हैं, टैक्स हेवन कंट्री में स्टोर करके रखते हैं। अब आपके मन में आया होगा, अरे ठीक है भैया, ब्लैक मनी का बेसिक बहुत हो गया, अब ये बताओ ना पेंडोरा पेपर क्या है। मैं आपको अभी बताता हूँ पेंडोरा पेपर। देखो, ये जो टैक्स हेवन कंट्री है ना, ये तो अपना डेटा नहीं शेयर करते। मतलब टैक्स हेवन कंट्रीज में जो बैंक्स हैं या फिर टैक्स हेवन कंट्री की जो सरकार है वो अपना डेटा फॉरेन अथॉरिटीज़ के साथ में आसानी से शेयर नहीं करते। लेकिन मान लीजिए उस टैक्स हेवन कंट्री के बैंक का कोई सर्वर जो है वो हैक हो जाए, या फिर उस टैक्स हेवन कंट्री का जो बैंक है जिसमें विभिन्न लोगों ने अपना ब्लैक मनी स्टोर करके रखा है, उस बैंक का कोई जो एम्प्लॉय है वो डेटा चुरा के किसी को दे दे, मतलब कुछ भी ऐसा हो जाए, अंदर से कोई गद्दार निकल जाए या फिर हैकिंग हो जाए उस बैंक के सर्वर की, कुछ भी ऐसा हो जाए कि उस बैंक का जो डेटा है वो हाथ लग जाए किसी के, तो पता लग जाएगा ना किस पॉलिटिशियन ने अपना ब्लैक मनी इस बैंक में स्टोर करके रखा था। यही है पेंडोरा पेपर, यही है पनामा पेपर, यही है पैराडाइज पेपर। पास्ट में भी बहुत सारे ऐसे पेपर्स रिलीज हुए हैं। ये जो पेपर्स रिलीज होते हैं ना कोई गद्दारी कर जाता है या फिर मजबूरी में इनका डेटा चोरी हो जाता है, जानबूझ के ये डेटा नहीं शेयर होता है, उस देश की टैक्स हेवन देश की सरकार नहीं शेयर करती है, बल्कि या तो देखो बैंक का कोई एम्प्लॉय विसल ब्लो कर देता है कि देखो हमारे बैंक में क्या हो रहा है, या फिर उस बैंक का सर्वर हैक हो जाता है, या फिर उस बैंक से संबंधित कोई लॉ फर्म है वो डेटा शेयर कर देती है, वो डिफॉल्ट हो जाती है, तब उसका डेटा लीक हो जाता है। मतलब
वो अमीर लोग जिन्होंने अपना ब्लैक मनी स्टोर करके रखा है, या फिर टैक्स हेवन देश की सरकार जहां पे ब्लैक मनी स्टोर करके रखा है, या फिर टैक्स हेवन कंट्री का जो बैंक है, ये सब नहीं चाहते कि डेटा बाहर आए, बट इनके ना चाहते हुए भी डेटा बाहर आ जाता है। और डेटा जब बाहर आता है तो पता लग जाता है किस किस पॉलिटिशियन ने ब्लैक मनी अपना स्टोर करके रखा है इस टैक्स हेवन कंट्री के बैंक में। मतलब सबकी पोल पट्टी खुल जाती है, और वही हुआ है पेंडोरा पेपर्स में। वैसे एक क्वेश्चन आपके मन में आया होगा कि ये पेंडोरा पेपर्स लीक किसने किए, मतलब ये भला काम, अच्छा काम किया किसने? देखो, ये इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। ये जो कंसोर्टियम है ना, इसमें 600 जर्नलिस्ट हैं 150 मीडिया आउटलेट्स के 117 कंट्रीज से। इस कंसोर्टियम के पास ये डेटा है पेंडोरा पेपर्स वाला, और इन्होंने बताया नहीं है कि हमको डेटा मिला कहाँ से, मतलब इन्होंने सोर्स नहीं बताया है। और टोटल ये जो पेंडोरा पेपर्स का डेटा है ना, ये बहुत ज़्यादा डेटा है, 2.94 TB का। इससे पहले जो ये पेपर्स रिलीज़ हुए थे ना, पनामा पेपर्स का जो डेटा था वो 2.6 TB का था, और पैराडाइज पेपर्स का जो डेटा था 1.4 TB का था। फाइल्स पैराडाइज पेपर्स में थी 13.4 मिलियन, और पनामा पेपर्स में फाइल थी 11.5 मिलियन। वैसे देखो, ये जो पेंडोरा पेपर्स लीक हुए हैं ना, इनमें बड़ी बड़ी हस्तियों का नाम है, जैसे सचिन तेंदुलकर, पुतिन, टोनी ब्लेयर, किंग ऑफ जॉर्डन। मतलब इन्होंने अपना पैसा जो है वो स्टोर करके रखा है टैक्स हेवन कंट्रीज में, उनके नाम हैं। ये जो पेपर्स लीक हुए हैं इनमें क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा ये भी पूछा जा सकता है कि हमारे देश में सरकार ने जो स्टेप्स लिए हैं ब्लैक मनी को कर्ब करने के लिए, वो कितने एफिशिएंट हैं, क्या लिए हैं, वो तो हमने देखो शुरुआत में डिस्कस किया। कितने सरकार के जो स्टेप्स रहे हैं वो एफिशिएंट हैं, वो हम थोड़ा सा अभी ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। तो आर्टिकल में कहा जाता है नहीं, सरकार के जो स्टेप्स हैं वो मिसगाइडेड हैं, सरकार ने सही स्टेप्स नहीं उठाए हैं ब्लैक मनी की समस्या को एड्रेस करने के लिए। जैसे सरकार ने देखो फॉरेन एसेट्स के लिए एक एक्ट बनाया था 2015 में, अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट्स एक्ट 2015। आर्टिकल में कहा जाता है ये एक्ट काफ़ी ज़्यादा हार्श है, और अभी तक इस एक्ट की सहायता से सरकार ने सिर्फ 12,500 करोड़ रिकवर किए हैं, जबकि इसी प्रकार का एक्ट है इंडोनेशिया का, और इंडोनेशिया ने 25 लाख करोड़ रुपए रिकवर किए हैं इस प्रकार के एक्ट की सहायता से। सरकार को चाहिए था कि इस एक्ट में रेक्टिफिकेशन किया जाता, अमेंडमेंट की जाती, कोर्स करेक्शन किया जाता, बजाय इसके सरकार एक और एक्ट लेके आ गई, और ज़्यादा स्ट्रिक्ट फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट। देखो, जो पुराना इनकम टैक्स एक्ट है उसी में इन एक्ट्स के प्रोविजन इंक्लूडेड हैं, उनको इंप्लीमेंट किया जा सकता था, नए इस प्रकार के एक्ट्स लाने की आवश्यकता थी ही नहीं। सरकार चीज़ों को और ज़्यादा स्ट्रिक्ट करती जा रही है, जबकि देखो काफ़ी बार इकोनॉमिक परस्यूएशन की आवश्यकता होती है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया जाता है, जो देखो काला धन जमा करते हैं उनके लिए इंसेंटिव कम है। सरकार कहती है कि कम से कम 60% तो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा अगर आप अपने ब्लैक मनी को डिस्क्लोज करते हो, तो इसलिए बहुत कम लोग अपने ब्लैक मनी को डिस्क्लोज करते हैं। तो इकोनॉमिक परसुएशन की भी आवश्यकता है, मतलब उनको थोड़ा सा इकोनॉमिकली समझाया जाए कि भैया अगर आप अपना ब्लैक मनी डिस्क्लोज करते हो तो इससे आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, बजाय इसके कि अगर इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ आपको पकड़ लेंगी तब जाके जो ब्लैक मनी जमा करने वाले लोग हैं वो कुछ सामने आएंगे और अपना ब्लैक मनी को डिस्क्लोज करेंगे। ऐसा इंश्योर किया गया है विभिन्न देशों में, लेकिन हमारे देश में डरा धमका के बिना इकोनॉमिक परसुएशन के चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद आर्टिकल में ये बोला जाता है, देखो 2014 के बाद से जो टैक्स पॉलिसी है हमारे देश में वो 3 मायनों में अलग है। सबसे पहले रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ टैक्स एंड पीनल लॉज। रिट्रोस्पेक्टिव का क्या मतलब होता है, जैसे देखो अगर आज रेप के लिए फांसी की सज़ा कर दी जाती है, किसी भी रेप के लिए फांसी की सज़ा का प्रावधान कर दिया जाता है, एक तो ये चीज़ होती है कि आगे फ्यूचर में जो रेप्स होंगे उन पर ये एक्ट लागू होगा। अगर ये कानून पहले जो रेप्स हुए हैं उन पर भी लागू होता है, मतलब सरकार इस कानून को रिट्रोस्पेक्टिव इंप्लीमेंट कर रही है। मतलब कानून के आने से पहले जो क्राइम हो चुके हैं उन पर भी अगर वो कानून लागू होता है तो मतलब रिट्रोस्पेक्टिव उस कानून को सरकार इंप्लीमेंट कर रही है। नेक्स्ट एस्पेक्ट है बर्डन जो है आज के समय में
वो देखो सिटीजन्स पर है ये साबित करने का कि उन्होंने टैक्स चोरी नहीं की है, वो ऑफेंडर नहीं है। तीसरा एस्पेक्ट देखो होना तो ये चाहिए, जब तक कि टैक्समैन यानी टैक्स ऑफिसर, टैक्स अथॉरिटीज प्रूव ना कर दें तब तक सिटीजन्स के ऊपर ट्रायल नहीं चलना चाहिए। लेकिन ये बदलाव आ गया है 2014 मई के बाद से। इवन टैक्समैन प्रूव करते नहीं हैं उससे पहले ही सिटीजन्स पर ट्रायल चला दिया जाता है। तो इनके देखो बहुत खराब परिणाम निकलने लगे हैं, क्योंकि जो कन्विक्शन रेट है इन मामलों में बहुत ज़्यादा कम है। ईडी हमारे देश में मनी लॉन्ड्रिंग के केस देखती है और ईडी के केसेस में जो कन्विक्शन रेट है वो सिर्फ 1% है, जबकि यूएस यूके में ब्लैक मनी को रोकने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए जो एजेंसी है उसकी कन्विक्शन रेट है 50%। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा एंकरेजिंग नहीं है, 2% कन्विक्शन रेट इनकम टैक्स केसेस में रही है फाइनेंशियल ईयर 2016-2017 में। कैग की रिपोर्ट ये बोलती है जिस साल डिमोनेटाइजेशन इंप्लीमेंट हुआ था उस साल रेट्स इनकम टैक्स की 2 गुना हो गई। लेकिन देखो हैरानी वाली बात ये है कि जितना अनडिस्क्लोज्ड इनकम का खुलासा किया इनकम टैक्स ने वो 1/4 हो गया। मतलब रेट ज़्यादा मारी डिमोनेटाइजेशन वाले साल में इनकम टैक्स ने, लेकिन अनडिस्क्लोज्ड इनकम का खुलासा कम हुआ। लास्ट में आर्टिकल में ये बोला जाता है आप इकोनॉमिक परसुएशन पे ध्यान दो। जैसे किसी चीज़ का देखो जब इलाज होता है तो डॉक्टर पहले ये देखता है क्या मेडिसिन देने से काम चल जाएगा। लास्ट सॉल्यूशन डॉक्टर देखता है कि कोई ऑपरेशन करना पड़े, कोई सर्जरी देखना पड़े, अदरवाइज डॉक्टर अवॉइड करता है। लेकिन सरकार उल्टा करती है, सरकार पहले ऑपरेशन कर देती है और बाद में दवाई देने की सोचती है। तो ये कुछ सॉल्यूशंस दिए जाते हैं राइटर के द्वारा। राइटर बोलते हैं जो अभी बहुत हार्श फिस्कल लॉज हैं टैक्स से संबंधित उनको रिपील किया जाना चाहिए और इंटरनेशनल कोऑपरेशन पे सरकार को फोकस करना चाहिए। टैक्स चोरी को पकड़ने के लिए टेक्नोलॉजी आप अच्छी लेके आओ, बिग डेटा का इस्तेमाल करो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करो, बैंकिंग पेनिट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, ट्रांजैक्शंस ज़्यादा से ज़्यादा हो ताकि टैक्स की चोरी करना मुश्किल हो। और सबसे लास्ट में इकोनॉमिक परसुएसिव, मतलब जो ब्लैक मनी जमा करने वाले लोग हैं उनको थोड़ा सा इंसेंटिव होना चाहिए कि वो अपनी ब्लैक मनी डिस्क्लोज करें ताकि उनकी ब्लैक मनी का सरकार को पता लग सके। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल काटसा एक्ट से संबंधित है। कैसे ये जो एक्ट है वो इंडिया और यूएसए के रिलेशंस में स्ट्रेन डालने का काम कर सकता है, इस इशू से संबंधित है ये आर्टिकल। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो जब ट्रंप यूएसए के राष्ट्रपति थे ना 2017 में एक एक्ट आया था यूएसए में, काटसा एक्ट। इस एक्ट के तहत प्रोविज़न ये था अगर कोई देश यूएसए के एनिमी कंट्रीज से डिफेंस संबंधी ट्रांजैक्शन करता है, जैसे देखो रशिया यूएसए का एनिमी कंट्री है, दुश्मन देश है, तो रशिया से अगर कोई देश डिफेंस ट्रांजैक्शन करता है, मान लीजिए माल जो है, डिफेंस मटेरियल जो है खरीदता है, हथियार खरीदता है, तो उस देश के ऊपर भी यूएसए के द्वारा सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। तो 2019 में इंडिया ने एक डील साइन की थी रशिया के साथ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम परचेज करने के लिए। तय ये हुआ था कि रशिया इस S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी करेगा इंडिया को 2020 से लेकर 2023 के बीच में। अभी कंटेक्स्ट ये है, समय आ गया है अब इनकी डिलीवरी का। जल्द ही इंडिया इन सरफेस टू एयर मिसाइल की 5 स्क्वाड्रन जो है रिसीव करेगा रशिया से। तो जब इंडिया ये रिसीव करेगा रशिया से, तो क्या फिर यूएसए अपने काटसा एक्ट के तहत इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाएगा? अगर लगाएगा तो फिर इंडिया और यूएसए के रिलेशंस खराब हो जाएंगे। लगाएगा तो कैसे सैंक्शंस लगाएगा? अगर देखो यूएसए सैंक्शंस लगाता है काटसा एक्ट के तहत इंडिया के ऊपर या फिर किसी और देश के ऊपर, वो इस प्रकार के सैंक्शंस लगाता है, उस देश का एक्सपोर्ट लाइसेंस जो है वो सस्पेंड कर दिया जाता है, वो देश एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा यूएसए में। अमेरिकन कंपनीज को रोक दिया जाता है उस देश की कंपनीज में इन्वेस्ट करने में। यूएसए का कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो लोन नहीं देगा उस देश को या फिर उस देश की कंपनी को। आईएमएफ से वो देश लोन लेता है या फिर दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से वो देश लोन लेता है, तब भी यूएसए के द्वारा अपोज किया जाता है। तो ये काम यूएसए करता है अगर किसी देश के ऊपर सैंक्शंस लगाने हो काटसा एक्ट के तहत। और काटसा एक्ट के तहत सैंक्शंस कब लगाता है? जब कोई देश यूएसए के एनिमी कंट्रीज से डिफेंस ट्रांजैक्शन करता है। इंडिया देखो पहला ऐसा देश नहीं है, इससे पहले भी
टर्की ने रशिया से ये S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम परचेज किया था, चाइना ने भी रशिया से हथियार खरीदे हैं, तो इनके ऊपर यूएसए ने थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शंस तो लगाई हैं। बट क्या इंडिया को वेवर दिया जाएगा, इंडिया को छोड़ दिया जाएगा, इस एक्ट के तहत यूएसए कार्रवाई नहीं करेगा? वो अब देखना बाकी है जब इंडिया इनकी डिलीवरी रिसीव करेगा रशिया से। देखो, यूएसए का जो ये काटसा एक्ट है ना, वैसे इसमें वेवर का भी प्रोविजन है, यानी किसी देश को तो माफ भी किया जा सकता है अगर वो यूएसए के एनिमी कंट्री से ट्रांजैक्शन करे, तो भी किन किन केसेस में माफ किया जा सकता है? अगर देखो वो मूव यानी वो एक्शन अमेरिका के इंटरेस्ट में हो, मान लीजिए इंडिया रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम परचेज कर रहा है, अगर ये अमेरिका के इंटरेस्ट में है तो यूएसए माफ़ कर सकता है। अगर इससे यूएसए की नेशनल सिक्योरिटी को कोई खतरा ना हो, या फिर एक्शन यूएसए के मिलिट्री ऑपरेशंस को प्रभावित ना करता हो, या फिर वो देश ये साबित कर दे कि हम रशिया से डिफेंस इक्विपमेंट की जो परचेज है उसे अब धीरे धीरे कम कर रहे हैं, और यूएसए के साथ वो देश क्रिटिकल सिक्योरिटी के मामलों पर कोऑपरेट करता हो। कुछ और भी प्रोविजंस हैं माफ करने के। अगर देखो वो देश जिसके ऊपर सैंक्शंस लगने हैं वो ये साबित कर दे कि हम रशिया के साथ टाइज जो हैं, रिश्ते जो हैं, अब धीरे धीरे कम कर रहे हैं, तो फिर 180 दिनों तक यूएसए उस देश के खिलाफ सैंक्शंस नहीं लगाएगा। तो ये वेवर के कुछ प्रोविजंस हैं काटसा एक्ट में। अब क्वेश्चन यही उठता है, क्या इंडिया को इन प्रोविजंस के तहत वेवर मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? वैसे देखो, इंडिया जो है अब यूएसए का साथी है, क्वाड में दोनों देश कोऑपरेट कर रहे हैं, बाकी जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलके कई सारे इश्यूज पर, आतंकवाद से कैसे निपटा जाए इस इशू पर इंडिया और यूएसए कोऑपरेट कर रहे हैं। दोनों का दुश्मन भी कॉमन है, चाइना। तो ये जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम परचेज करेगा इंडिया, ये अपनी सुरक्षा के लिए करेगा, क्योंकि दो फ्रंट पर अभी टेंशंस हैं। एक तरफ पाकिस्तान के साथ टेंशंस हैं वेस्टर्न फ्रंट पर, और नॉर्दर्न फ्रंट पर भी टेंशंस हैं। तो इंडिया के लिए ज़रूरी था ये S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। उम्मीद यह है कि यूएसए इंडिया को वेवर देगा, क्योंकि यूएसए को भी पता है अगर हमने इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए तो फिर इंडिया बल्कि रशिया की तरफ ज़्यादा चला जाएगा, रशिया से और ज़्यादा हथियार इंडिया को खरीदने पड़ेंगे मजबूरी में, और इससे यूएसए को ही घाटा होगा। क्योंकि आप ये डेटा देखिए, पिछले एक दशक में इंडिया की रशिया से जो मिलिट्री परचेज है ना वो कम हुई है, जबकि यूएसए से इंडिया की मिलिट्री परचेज जो है ना वो इंक्रीज हुई है। बेशक अभी फिलहाल पिछले कुछ सालों में ही इंडिया ने रशिया के साथ $15 बिलियन की डील साइन की हैं, जैसे S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम, KA-226T यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स, ब्रह्मोस मिसाइल्स, AK-203 असोल्ट राइफल्स, ये सब इंडिया रशिया से परचेज कर रहा है। बट पहले तो इंडिया की जो परचेज थी रशिया से वो और भी ज़्यादा थी, लेकिन हाल फिलहाल में इंडिया की जो डिफेंस पार्टनरशिप है ना यूएसए के साथ ज़्यादा मजबूत हुई है। ऑलरेडी $20 बिलियन की गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील्स इंडिया ने साइन की है यूएसए से डिफेंस इक्विपमेंट्स परचेज करने के लिए, और $10 बिलियन की और अंडर नेगोशिएशन है। यूएसए ने इंडिया को 2016 में मेजर डिफेंस पार्टनर डेजिग्नेट किया। इसके बाद स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन 1 का भी स्टेटस यूएसए ने इंडिया को दिया, ताकि यूएसए इंडिया को क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज देश के आज के समय में दोनों देश के जो मैन्युफैक्चरर हैं वो साथ मिलकर को डेवलप और मिलिट्री इक्विपमेंट्स को को प्रोड्यूस करने के लिए भी एक्सप्लोर कर रही हैं। तो अगर यूएसए ने इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए तो यूएसए का बहुत नुकसान होगा, ये चीज़ यूएसए को पता है। लेकिन यूएसए में कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जो ये बोल रहे हैं, टर्की के ऊपर आपने रिस्ट्रिक्शंस लगाई, चाइना के ऊपर आपने रिस्ट्रिक्शंस लगाई, तो क्या इंडिया को आप पूरी तरह से छोड़ दोगे? तो ये अब देखना बाकी होगा, रिस्ट्रिक्शंस अगर इंडिया के ऊपर लगती हैं या फिर नहीं लगती हैं तो कितनी लगती हैं। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे आज का लास्ट आर्टिकल है फ्री पावर से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, इलेक्शंस के समय, इलेक्शन से पहले बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ फ्री पावर देने का वादा करती हैं कि हम कंज्यूमर्स को 1 महीने में 300 यूनिट तक फ्री देंगे, और
कई पॉलिटिकल पार्टीज तो दे भी रही हैं, मतलब कई स्टेट्स की सरकारें तो फार्मर्स को फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे ही रही हैं, और पेंडिंग बिल्स को माफ़ करने का वादा भी विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। तो इससे क्या फ़ायदा क्या नुकसान होता है? फ्री जब इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है तो इससे क्या फ़ायदा नुकसान होता है, आप बताइए। देखो, ज़्यादातर स्टेट्स में किसानों को इलेक्ट्रिसिटी पर सब्सिडी मिलती है। कुछ स्टेट्स में किसानों के लिए इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली पूरी तरह से फ्री है, जैसे पंजाब में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में। और ज़्यादातर स्टेट्स में किसानों के लिए जो बिजली है उसकी कीमत 1 यूनिट से कम है। देखो, ये ज़रूरी भी है वैसे तो। अब किसानों को इलेक्ट्रिसिटी सस्ते दामों में मिलेगी तो किसान ज़्यादा फूड प्रोड्यूस कर पाएंगे, जो हमारे देश की फूड सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। किसानों को बिजली पर सब्सिडी देना रूरल लाइवलीहुड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर देखो उनको इनपुट पर ज़्यादा कॉस्ट आएगी तो उनकी इनकम जनरेट नहीं होगी और रूरल जो इकोनॉमी है धराशायी हो जाएगी। बट देखो, दिक्कत यह है इनएफिशिएंट यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब फ्री में कोई चीज़ मिलती है ना, बहुत बार हमें उन फ्री चीज़ों की ना कदर नहीं होती। जैसे देखो, पानी का एग्जांपल लीजिए। पानी बहुत बार फ्री होता है तो कितना ज़्यादा वेस्टेज होता है। हवा का देखिए, हवा को हमने ग्रांटेड ले लिया है, तभी तो इतनी ज़्यादा हवा प्रदूषित हो गई है। उसी प्रकार से जब बिजली पूरी तरह से फ्री होती है ना, तो उसका वेस्टेज काफ़ी ज़्यादा होता है। समरसिबल यानी ट्यूबवेल चल रहा है तो चल रहा है, बिजली की तो खपत ज़्यादा हो ही रही है, बल्कि पानी भी नीचे से ज़्यादा निकाला जा रहा है, और फ़ायदे के बजाय इससे नुकसान हो जाता है। एग्रीकल्चर कनेक्शंस में 3/4 यानी 75% जो कनेक्शंस होते हैं ना, वो अनमीटर्ड होते हैं। सीधा तार जोड़ ली और बिजली ली जा रही है, कोई मीटर ही नहीं लगा हुआ है। तो मीटर मतलब बिल तो वैसे भी नहीं आना, फ्री है, मीटर ही नहीं लग रहा, तो अंधाधुंध इस्तेमाल होता है बिजली का, अंधाधुंध नीचे से पानी एक्सप्लॉइट होता है। इसका फ़ायदा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज भी उठाती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करती हैं ना, वो सरकार से पैसा ले लेती हैं। वो बोलती हैं कि देखो, हमने तो इतनी बिजली दे दी, क्योंकि मीटर तो लगे ही नहीं हुए हैं, तो वो तो बोल देते हैं कि हमने इतनी बिजली दे दी, जबकि बहुत बार कट लग जाता है। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है फ्री होने के कारण क्वालिटी वाली नहीं रहती। अब इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को लगता है कि वैसे भी देखो ये फ्री वाले लोग हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कट होती है तो ज़्यादा जल्दी से कोई जाता नहीं है, कट भी लगता है 3-3, 4-4 घंटे। फ्री वाले हैं ना, जो लोग पैसे दे रहे हैं वो तो सवाल उठा सकते हैं बढ़िया ढंग से कि देखो बिजली क्यों नहीं दे रहे हो। मतलब सवाल तो देखो फ्री वाले भी उठा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो आवाज़ भारी है ना, उन लोगों की है जो पैसे दे रहे हैं। तो जब क्वालिटी इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती, इससे भी तो किसानों को नुकसान होता है ना। बट आपको पता है हमारा देश जो है वो इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव डेमोक्रेटिक कंट्री है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच इतना ज़्यादा कंपटीशन है वोट लुभाने के लिए। फ्री दे तो दिया जाता है, लेकिन एक बार जो चीज़ फ्री दे दी जाती है ना, उसके लिए पैसा वसूलना फिर सरकार के लिए मुश्किल हो जाता है। वोट बैंक, कौन अपना वोट बैंक का नुकसान करना चाहेगा। सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अच्छा सजेशन दिया था जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि एक बार फ्री मत दो, आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कर दो। यानी किसान जितना बिजली इस्तेमाल कर रहा है ना, एक बार उसको बिल भरने दो, बाद में जो बिल है वो उसके अकाउंट में डाल दो। भाई किसान को एहसास तो हो कि देखो इतनी बिजली खर्च कर रहे हो, आपने एक महीने में 2000 की बिजली खर्च कर दी, वो बात अलग है, पैसा उतना का उतना आपको सरकार से मिल रहा है, इससे किसान वेस्टेज कम करेगा। इसके बाद राइटर बोलते हैं कि देखो मैं मानता हूं कि करंट कॉस्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी की काफ़ी ज़्यादा है, 1 यूनिट 7 से 8 रुपए के बीच में। गरीब लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पाते, गरीब किसान भी इसे अफोर्ड नहीं कर पाते। तो आप देखिए, एनालाइज कीजिए, एक छोटा जो स्मॉल हाउस होल्ड है, छोटा घर है, उसमें रिक्वायरमेंट कितनी होती है। आप लाइट जगाओगे, पंखा चलाओगे, मोबाइल फ़ोन चार्ज करोगे, टीवी चलाओगे, तो इसमें एक मंथ में 50 यूनिट कंज्यूम होती है। और अगर आप फ्रिज चलाओगे तो 100 यूनिट हो जाती है एक महीने में। 200-300 यूनिट तो उस घर में कंज्यूम होती है जहां पे थोड़े लग्जरी इक्विपमेंट्स चलते हैं, जैसे एसी वगैरह चलते हैं। और जो एसी चलाता है, राइटर के अनुसार वो गरीब तो नहीं हो सकता। और देखो 200 यूनिट पर मंथ तो दिल्ली पंजाब में ऑलरेडी दी जा रही हैं, फिर भी सरकारें नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज वोटर्स को लुभाने के लिए और बड़े वादे कर देती हैं, हम 300 यूनिट करेंगे, 400 यूनिट फ्री करेंगे। इससे नुकसान देखो ये होता है, एक तो सरकार का बहुत सारा रेवेन्यू फ्री में चला जाता है, और उसका फायदा ऐसे लोग भी उठाते हैं जो वास्तव में गरीब नहीं है। सरकार इस रेवेन्यू का
इस्तेमाल कर सकती थी कुछ और जॉब्स क्रिएट करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए। और जब देखो फ्री मिलता है ना ये सारा कुछ, तो फिर आप बताओ कौन अपने घर की छत पर ये रूफ टॉप सोलर इस्टेब्लिश करेगा? सोलर पैनल कौन लगाएगा अगर सब कुछ 300 यूनिट तक तो फ्री में ही मिल रही है? किसी को इंसेंटिव ही नहीं है। अल्टीमेटली देखो नुकसान गरीब लोगों को होगा। फिर भी कैसे? जब देखो इलेक्ट्रिसिटी फ्री मिलेगी ना तो पूरे 24 घंटे नहीं मिलेगी। जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो अच्छी सर्विस नहीं प्रोवाइड करेंगी। तो ये फ्री वाला कल्चर जो है ना वो बंद होना चाहिए। लास्ट में देखो मैं आपको एक सिंपल बात बोलता हूं, आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। सरकार के पास देखो दो रास्ते हो सकते हैं। एक रास्ता ये हो सकता है कि सरकार के पास जो रेवेन्यू है उसका इस्तेमाल करे सरकार अच्छी हेल्थ सर्विस क्रिएट करने के लिए, अच्छी एजुकेशनल सर्विस क्रिएट करने के लिए, स्कूलों में बढ़िया ढंग से एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड हो, लर्निंग आउटकम अच्छी हो, स्किल्स देने के लिए सरकार उस पैसे का इस्तेमाल करे ताकि ओवरऑल लोगों का जो इनकम लेवल है वो इंक्रीज हो। लेकिन ये है लॉन्ग टर्म प्रोसेस, इसमें टाइम लग सकता है। दूसरा रास्ता ये हो सकता है कि गरीब लोगों को रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए थोड़ा थोड़ा फ्री कर दो। ये शॉर्ट टर्म रिलीफ है। इसमें ना पॉलिटिकल पार्टीज को शॉर्ट टर्म में फायदा हो जाता है। उनको लगता है कि यार 5 साल का, 2-3 साल का देखते हैं ना, हमें कैसे वोटर्स को रिझा सकते हैं। इसमें तो वक्त लग जाएगा, 10 साल लग सकते हैं, 20 साल लग सकते हैं। इतना हमारे देश में ना कोई सोचते नहीं है पॉलिटिकल लीडर्स। सेंट्रल गवर्नमेंट तो फिर भी कई बार सोच लेती है, मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी की सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा मैं, सेंटर में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट हो वो फिर भी कई बार सोच लेती है रिफॉर्म्स आने चाहिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ता है, IMF को दिखाना पड़ता है। मतलब बड़े बड़े इकोनॉमिक एडवाइजर्स जुड़े होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में। स्टेट गवर्नमेंट तो बहुत कम इन चीज़ों के बारे में सोचती है। स्टेट में जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना उनका विजन बहुत छोटा होता है। जनरलाइज नहीं कर रहा, मतलब सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन आमतौर पर आपने ये चीज नोटिस की होगी। लास्ट में राइटर सजेशन देते हैं, आप एक काम करो, कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस को फिक्स्ड रिबेट दे दो। जैसे जो रेजिडेंशियल कंज्यूमर है ना उनको इलेक्ट्रिसिटी बिल पर एक महीने में 200 रुपए की छूट दे दो। अब 200 रुपए की छूट मिलेगी ना, अब देखो जिसका बिल 400-500 का है उसके लिए 400-500 में 200 रुपए की छूट काफी ज्यादा है, 50% हो गई। लेकिन जिसका 7,000 बिल आ रहा है, 6,000 बिल आ रहा है, जो अमीर लोग हैं उनको 200 रुपए की छूट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार से कुछ दूसरे सेक्शंस जैसे होम बेस्ड एंटरप्राइजेस हैं उनको आप छूट दे दो, एडिशनल रिबेट दे दो। जो अपने घर में एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंस इस्तेमाल करता है जैसे रेफ्रिजरेटर, तो इससे फायदा होगा, इससे इलेक्ट्रिसिटी बचाई जा सकती है। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर